हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स थिंकर्स पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रेखाएं एवं कोण अर्थात लाइंस एंड एंगल को सारे डिटेल्स में जो है हमने पढ़ा था। तो उसमें यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों, जो लोग नहीं देखे हैं वो जा कर के प्लेलिस्ट में, जो ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं त्रिभुज कि आखिर जो है त्रिभुज जो है क्या होता है, कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से जो चीज़ें हैं, कौन कौन सी जो थ्योरीज हैं जो हमारे एग्जाम में जो है हेल्प करती हैं हमें, उन सारे को जो है हम एक एक करके डील करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप शुरू से अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर अगला नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिख रहा है कि आगे तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। आप देख सकते हैं स्पष्ट कि तीन रेखाओं से जब भी आपको घिरी हुई एक आकृति दिखेगी, एक बंद आकृति दिखेगी, तो आप उसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। जैसे कि फिगर आपको दिया गया है यहाँ पे, क्या है? ABC जो है आपके पास एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है। ठीक है, अब चूंकि त्रिभुज है तो इसमें आप देख सकते हैं क्या कि इसमें कुछ इसकी भुजाएं होंगी। भुजा मतलब जो ये आप देख पा रहे हैं, जो AB आपके पास है, जैसे AB है, BC है और AC है, ये आपकी क्या है? भुजाएं हैं। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है क्या कि AB BC और CA क्या है? आपकी भुजाएं हैं। ये जो है ये आपकी भुजाएं हैं तीनों, AB BC और CA। उसी तरह से हम बात करें कि एंगल्स क्या है, तो ये आपको एंगल्स हैं। ठीक है, AB और C, इसको हम बोलेंगे क्या? एंगल्स। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं AB और यहाँ पे आपको है C, तो ये क्या है? कोण है, इसको हम बोलेंगे क्या? एंगल्स हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके क्या क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, जो गुण जिसको यहाँ पे बोला गया है कि कौन कौन सा जो है प्रॉपर्टीज़ है जो त्रिभुज जो है त्रिभुज में पाया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला जो हमारा क्राइटेरिया कह रहा है क्या कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है क्या होता है? 180 होता है। यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका काफ़ी यूज आता है। कोई भी एक त्रिभुज आप जब ड्रॉ करेंगे, किसी भी तरह का हो, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप कैसा भी ड्रॉ कर लीजिए, एक त्रिभुज है तो उसके जो है अंतः कोणों का जो योग जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। यही चीज़ यहाँ से बताया जा रहा है। तो अभी हमने ऊपर देखा कि त्रिभुज है तो तीन कोण होंगे, तो चूंकि तीन कोण होंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया गया ABC, यदि ABC आप मानते हैं तब, यदि आप चाहें तो आप PQR भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तब भी जो है क्या होगा? तीनों कोण का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो यदि ABC हमारे पास एंगल्स हैं तो हम क्या दर्शा सकते हैं कि जो एंगल ABC का जो तीनों का जो सम है ना, ABC, तो उसका सम क्या होगा? 180 होगा। यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दूसरा हमारा कंसेप्ट कह रहा है क्या कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। देखिए, ये कुछ ज़्यादा शुद्ध लिखा गया है तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। बहिष्कोण है, सुदूर है, तो इसको जो है हम जो टर्म दिया गया है उसको जो है हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, उसको सिंपल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो देख लीजिए, कह रहा है कि त्रिभुज का बहिष्कोण, देखिए बहिष्कोण का मतलब होता है बाहर। जब एक भुजा को आप आगे बढ़ाएंगे तो उसी को बोलते हैं हम लोग बाहरी कोण, बहिष्कोण बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो एंगल 4 आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो क्या है? यही है हमारा क्या? बहिष्कोण। और फिर कह रहा है क्या? सुदूर अंतः कोण। देखिए, सुदूर मतलब स्पष्ट है कि दूर की बात कर रहा है। तो ये 3 जो है इसके पास में है, 3 जो एंगल है, जो 3 एंगल आपको ये वाला दिख रहा है, ये इसके पास में है। तो यहाँ पे कह रहा है क्या? सुदूर। सुदूर मतलब हो जाएगा क्या? एक ये वाला एंगल और एक ये वाला। ठीक है, मतलब जो दोनों दूर वाला एंगल है ना, उसी को बोला जाएगा क्या? सुदूर। तो कह रहा है क्या? सुदूर अंतः कोणों का योगफल के बराबर होगा ये वाला एंगल, यानी 4। यानी हम स्पष्ट ये बोल सकते हैं क्या कि जो 1 यहाँ पे जो 1 और 2 दिया गया है ना, वो इन दोनों का सम जो है वो 4 के बराबर होगा। यानी हम ये लिख सकते हैं यहाँ से, क्या देख लीजिए कि जो 4 है ना वो 1 + 2 के बराबर होगा। जो एंगल 4 है हमारा वो क्या होगा? एंगल 1 + एंगल 2 के बराबर होगा। क्लियर है? तो इस त्रिभुज में हम इस फिगर में ऐसा देख सकते हैं, जैसा कि आपको ये फिगर दिख रहा है। ठीक है, इस फिगर में कैसे देख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या कि एंगल 4 = क्या हो जाएगा? एंगल 1 + एंगल 2। क्लियर है? तो ये भी आपका जो कंसेप्ट है वो काफ़ी यूज में आता है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन जो है इससे आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए जो है जो भी कंसेप्ट है उसको आपको ध्यान रखना है। आप ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, आपको सब का सब याद हो जाएगा। यदि नहीं एक बार में होता है तो आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, सारा का सारा याद हो जाएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों अगला कंसेप्ट देखते हैं।
अगला तीसरा कंसेप्ट कह रहा है क्या, किसी न्यून कोण त्रिभुज का बहिष्कोण हमेशा किसी एक अंतः कोण से बड़ा होता है। ठीक है, जो न्यून कोण है उसका कह रहा है कि बहिष्कोण जो होगा, जो बाहरी वाला जो कोण होगा, ये वाला कह रहा है क्या, किसी एक अंतः कोण से हमेशा बड़ा होगा। जैसे ये जो चार, जो एंगल जो चार है, ठीक है, वो या तो 1 या फिर 2 या फिर 3, इन तीनों से इंडिविजुअली अलग अलग जो है, इन तीनों से जो है बड़ा ही होगा। यानी कभी जो है 4 जो है वो छोटा नहीं हो सकता है किसी एक एंगल से, जो 1, 2 और 3 दिया हुआ है, किसी एक एंगल से जो है छोटा नहीं होगा, ये चीज कह रहा है। यानी इन तीनों से जो है इंडिविजुअली अलग अलग, जैसे हम बोल सकते हैं क्या, कि या तो एंगल 4 ले, जैसे एंगल 4 ले लें, एंगल 4 जो है एंगल 1 से बड़ा होगा। ठीक है, एंगल 4 जो है वो एंगल 1 से बड़ा होगा। फिर हम बोलें कि एंगल 4 जो है वो एंगल 2 से भी बड़ा होगा। एंगल 4 जो है वो एंगल 4 जो है ऐसे रहेगा, एंगल 4 जो है एंगल 3 से बड़ा होगा। तो यही चीज कह रहा है कि अलग अलग यदि हम बात करें तो ये तीनों से क्या होगा, अलग अलग जो है बड़ा होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा कंसेप्ट हमारा कह रहा है क्या, कि किसी त्रिभुज के दो कोणों के आंतरिक समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण तीसरे कोण का आधा और 90 डिग्री के योग होता है। ठीक है, यदि एक त्रिभुज एबीसी में बीएसी हमारा 100 है तो अगला क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, यानी आप सिंपली ये देख सकते हैं कि जो कंसेप्ट बोल रहा है ना, तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि जैसे जो बीओसी कह रहा है, देखिए बीओसी यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला एंगल बोल रहा है। ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा ना, तो ये है क्या, तो पहला चीज आपको ये समझना है क्या, कि एबीसी जो हमारे पास है एक त्रिभुज था। ठीक है, एबीसी हमारे पास एक त्रिभुज था, और ये जो कोण है ना, तो ये वाला दो एंगल ए दिया गया है क्या, वो मान लीजिए कुछ भी है 100 है, उस पर हम आते हैं। पहले क्या कर रहा है, जो बी और सी है ना, इसको क्या किया है, समद्विभाजक किया है, इस कोण को जो है समद्विभाजक किया है, तो इसको समद्विभाजक और इसको समद्विभाजक सी को, तो ये दोनों यहां पे मिलेगा, मान लेते हैं ओ पे मिल गया। तो यही जो ये वाला जो कोण है ना, ये वाला बीओसी, देखिए जो बीओसी आपको ये कोण जो दिख रहा है बीओसी, ये क्या होगा, ये 90 और प्लस बीएसी के हाफ के बराबर होगा। यानी इस कोण के हाफ के, और उसमें जो है जो हाफ आएगा उसमें हम यदि 90 जोड़ दें, 90 जोड़ दें, तब हमको क्या मिलेगा, ये वाला कोण मिलेगा। यही ये कंसेप्ट कह रहा था। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हमारे पास क्या, कि ये दिया हुआ है 100, ये वाला क्या है 100 दिया हुआ है ए, तो हमें निकालना है क्या, कि बीओसी क्या होगा, मतलब ये वाला कोण हमें निकालना है बीओसी। तो क्या करेंगे बताइए आप, तो क्या करेंगे 90 और प्लस क्या करेंगे, एंगल ये वाला जो ए था, ठीक है, उसका हाफ, मतलब 100 का हाफ क्या 50, तो 90 प्लस 50 क्या हो जाएगा 140। ठीक है, तो यही काम यहाँ पे किया जा रहा है। यानी जैसे आपको मान लीजिए हम एक दूसरा क्वेश्चन दे दें कि यही जो एंगल ए है वो दिया है, मान लीजिए 90 दिया है। ठीक है, एंगल ए जो है वो 90 दे दिया है, तब जो है आपका एंगल बी ओ सी क्या होगा। ठीक है, ये आप बताइए, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये एंगल जो है क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का अगला कंसेप्ट हमारा कह रहा है क्या, कि किसी त्रिभुज के दो कोणों के बाह्य द्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण समकोण के तीसरे कोण का आधा घटाने पर प्राप्त होता है। अर्थात एक त्रिभुज इस तरह से दिया हुआ है आपको, ठीक है, एबीसी, जिसका बाह्य द्विभाजक कह रहा है। बाह्य द्विभाजक कहने का मतलब क्या है, कि जैसे बाहरी, देखिए एबीसी हमारे पास क्या है, त्रिभुज दिया हुआ है, तो अब जो है इसको बढ़ा दिया गया एबी को आगे तक, फिर एसी को भी आगे तक बढ़ा दिया गया, तो ये जो कोण है ना, इसका द्विभाजक किया गया है, तो ये है हमारा क्या ओबी, और फिर इसका द्विभाजक किया गया है, तो ये हमारा क्या ओसी। तो अब ये कोण हमें बताना है कि ये कोण क्या होगा, ये वाला कोण। ठीक है, इसको बताना है हमें कि ये वाला क्या होगा। तो इसको यहाँ पे निकालने के लिए जो है हमें ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा क्या, कि जो बी ओ सी होगा, मतलब जो ये वाला होगा ना कोण, ये वाला कोण जो होगा वो 90 माइनस इसके होगा, मतलब जो बी ए सी था ना उसका हाफ। पिछले वाले में ध्यान रखिएगा, जब ये अंदर था, जब ये ऐसे था अंदर वाला था, तो इसमें क्या हो रहा था 90 प्लस क्या हो रहा था एंगल ए का हाफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आपको 90 जब बाहर वाला निकालना है, जब ये वाला आपको निकालना हो रहा है, तो 90 माइनस क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। 90 माइनस यहाँ पे क्या करना है, आपको हाफ करना है, बी ए सी एंगल है उसका हाफ। क्लियर है, तो ये जो दोनों जो कंसेप्ट है ये बहुत बार पूछा गया है, हर एग्जाम में जो है देखने को मिलता है, इससे क्वेश्चन जो है डेफिनेटली रहता है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पे 90 प्लस होगा, कहाँ पे 90 माइनस होगा। तो ये ध्यान रखेंगे आप, जब भी अंदर रहेगा ना, जब भी अंदर की बात की जाएगी, तो अंदर वाला क्या होगा आपका 90 प्लस वाला होगा, 90 प्लस ये वाला बाई 2। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, ये एंगल ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, देख लीजिए, तो 90 प्लस होगा, ध्यान रख सकते हैं आप क्या 90 प्लस होगा, और ये वाला क्या होगा, ये हमेशा न्यून कोण होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं।
यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 90 माइनस है ना, तो 90 माइनस है तो क्या होगा, ये हमेशा न्यून कोण होगा, ये क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। और ऊपर वाला जो ये वाला था अंतः कोण वाला, तो यहाँ पे क्या होता है 90 प्लस होता है, मतलब ये क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, यानी कि अधिक कोण होगा। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि किसी त्रिभुज के दो अंतः कोणों के अंतः समद्विभाजक द्वारा बनाया गया कोण अधिक कोण तथा बाह्य समद्विभाजक द्वारा न्यून कोण होता है। देखिए ये चीज अभी मैंने बता दिया, जो अंतः समद्विभाजक द्वारा जो कोण बन रहा है ना, वो हमेशा क्या होगा, अधिक कोण होगा। यहाँ पे देख लीजिए, अधिक कोण कह रहा है ना कि अधिक कोण होगा उस केस में, जब कब होगा, जब अंतः समद्विभाजक द्वारा जो कोण हो रहा है ना, तो वो अधिक कोण होगा। और वहीं जो हमारा बाह्य समद्विभाजक द्वारा हो रहा है, जो बाह्य समद्विभाजक द्वारा हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे न्यून कोण हो जाएगा। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस चीज़ को जानना बेहद जरूरी है, ये आप सभी के जो है दिमाग में जो है बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इससे प्रश्न जो है बार बार आपको एग्जाम में जो है मिलेंगे देखने को, सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको आप दिमाग में बैठा सकते हैं। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। कह रहा है कि आगे किसी त्रिभुज के बाह्य समद्विभाजक तथा अंतः समद्विभाजक के कोणों का योग समपूरक कोण होता है, अर्थात दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये चीज देख लीजिए, जो अभी देखा हमने, उन दोनों का कह रहा है कि सम जो होगा ना, वो कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा, ये दोनों कह रहा है। जैसे कैसे होगा 180 डिग्री, तो आप देख सकते हैं क्या कि जो एक था हमारा, वो क्या हो रहा था, 90 प्लस एंगल BAC/2, और एक था क्या 90 माइनस BAC/2। तो दोनों को जब सम करेंगे तो ये वाला और ये वाला क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो 90 कितना हो जा रहा है, 180 हो रहा है ना, इसीलिए क्या हो रहा है कि 180 यहाँ पे आ रहा है। तो ये चीज़ जो है आपको जानना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि दोनों का सम जो होगा वो क्या होगा, 90 होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, सॉरी 180 होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 है ना, ये वाला 90 देखिए, एक ये वाला 90 और एक ये वाला 90, ये दोनों तो कैंसिल हो रहा है, ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो जा रहा है ना, तो हमें क्या मिल रहा है, ये 90 वाला, ये वाला 90 और ये वाला 90, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखेंगे आप। चलिए फिगर से भी आप देख सकते हैं कि जो ये कोण है, ये वाला कोण, ठीक है, और फिर ये वाला कोण, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या कि त्रिभुज के प्रकार आखिर कैसे हम देख सकते हैं, कि त्रिभुज के आखिर डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसको हम देख सकते हैं। तो पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या कि कोण के आधार पे हम बताएंगे कि क्या कितने उसके मतलब टाइप होते हैं, ठीक है। तो कोण के आधार पे यदि हम बात करें तो 3 प्रकार का त्रिभुज होता है। तो वो कौन कौन सा त्रिभुज है, तो पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या कि न्यून कोण। चलिए पहले देख लेते हैं हम कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, इसको पहले देख लेते हैं। तो कह रहा है क्या कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है 90 से कम हो, तीनों का अलग अलग मान जो है 90 से कम होना चाहिए, यानी किसी भी कोण का मान जो है 90 या फिर 90 से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि एक त्रिभुज का एक का मान लीजिए मान कितना हो जाएगा, एक का मान लेते हैं 30 है, ठीक है, एक मान लेते हैं 60 है, तो दूसरा 90 होगा, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है क्या 90 से हमेशा कम होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक हो जाएगा क्या 35 हो जाएगा, एक मान लीजिए आपका हो गया 65, तो कितना हो रहा है, ये दोनों मिलकर हो गया 100, तो एक हो जाएगा क्या 80। तो ये इस तरह से जो है न्यूनकोण त्रिभुज ये हो सकता है, क्योंकि तीनों का मान क्या है 90 से कम है, तीनों जो है इंडिविजुअली, तीनों जो है अलग अलग कितना है 90 से कम है। क्लियर है, तो इस त्रिभुज को हम बोलेंगे क्या, न्यूनकोण त्रिभुज। चलिए दूसरा त्रिभुज कह रहा है क्या, समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। तो समकोण त्रिभुज क्या होगा कि एक कोण जो होगा इसका जो एक कोण होगा वो क्या होगा 90 होगा, बाकी के जो कोण है वो 90 से कम होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि 90 से कम होगा ही, क्योंकि एक ये वाला 90 हो गया, और चूंकि दोनों का कोण का मान अब क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए, क्योंकि सबका सम क्या होता है 180 होता है, तो इन दोनों को मिला करके जो है 90 डिग्री होगा। यानी हम ये भी बोल सकते हैं यदि कोण बी हमारा 90 हो जाता है, तो इन दोनों को मिला करके जो है 90 होगा, यानी A + C बराबर क्या हो जाएगा, कोण B हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो टाइप है हमारा वो है क्या, अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज क्या है, तो कोई भी एक त्रिभुज है जिसके एक कोण जो होंगे, जो एक कोण होगा हमारा वो 90 से ज्यादा होगा, ठीक है, एक कोण जो होगा वो 90 से ज्यादा होगा, तो उस त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर है, तो यहां पे आप देख सकते हैं क्या, चूंकि एक त्रिभुज जो एक कोण जो है, त्रिभुज का जो एक कोण है वो क्या है 90 से ज्यादा है, और तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता था। तो यहां पे हम देख सकते हैं क्या कि जो एंगल जो जिस एंगल का मान जो 90 से जो ज्यादा हो रहा है, जैसे मान लीजिए इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं क्या
कि b हमारा 90 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, फिगर से आप देख सकते हैं। तो b का जो मान होगा वो a प्लस c के मान से ज़्यादा होगा, दोनों के सम से भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, कि b जो होगा हमारा वो ग्रेटर होगा किससे, a और c से। तो ये चीज़ कभी कभी आपसे जो है एग्जाम में पूछा जाता है थ्योरेटिकल के तौर पे। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि एक जो कोण हमारा b है, ये b क्या है, खुद 90 से बड़ा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं b जो है 90 से बड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं a और c दोनों को मिला करके जो मान होगा वो 90 से कम होगा, तभी तो तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक कोण के आधार पे हमने 3 तरीके का त्रिभुज देखा, कौन कौन सा, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। चलिए अब देखते हैं भुजा के आधार पे जो है हम कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो भुजा के आधार पे भी ये 3 तरह का होता है, कौन कौन सा। तो पहला आपको दिख रहा है क्या, कि विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, विषम इसका होता है अलग अलग, ठीक है, कुछ भी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हो गया क्या, कि एक ऐसी त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं जो है वो अलग अलग होंगी, तीनों की लंबाई जो है क्या होगी, अलग अलग होगी। यहाँ पे हम भुजा के आधार पे बांट रहे हैं, तो इसलिए इनकी लंबाई जो है अलग अलग होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे एक त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है और तीनों की लंबाई जो है अलग अलग है, जैसे एक किसी का ए है, किसी का बी है और एक का सी है, ठीक है। तो तीनों का जो है अलग अलग है, ए बी सी अलग अलग है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं क्या, कि जो ए बी है इसको जो है ए माना गया है, ए सी को जो है बी मान लिया गया है, बी सी को जो है ए सी मान लिया गया। ये तीनों सी का, जैसे मान लीजिए किसी का हो सकता है 5 हो सकता है, किसी का 6 हो सकता है, किसी का 7 हो सकता है, इस तरह से जो है अलग अलग हम देख सकते हैं, तीनों का लेंथ क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या, विषम बाहु त्रिभुज। चलिए दूसरा देखते हैं क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा देखेंगे क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्वि मतलब दो जो है इसमें कहीं ना कहीं बराबर होगा। क्या नाम है इसका, समद्विबाहु। इसको समझने की कोशिश कीजिए, दो इसमें क्या होगा, बराबर होगा। ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं जो है आपस में बराबर होंगी। जैसे कि आप फिगर से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक का जो है ए है, दूसरे का भी ए है, और तीसरा जो हमारा डिफरेंट है क्या है, सी है। तो दो जो है बराबर हो गई, यहाँ पे दो जो है बराबर हो गई, तो इसका मतलब क्या है, ये समद्विबाहु है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप क्या, यहाँ पे दिया गया है कि ए बी और ए सी जो है क्या है, वो एक इकाई के बराबर है, वही हमारा बी सी जो है वो क्या है, सी इकाई के बराबर है। तो दो जब एक हो जाएंगी, एक के मतलब एक ही लेंथ के बराबर हो जाएंगी दो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है क्या, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु यहाँ पे स्पष्ट है, सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब होता है भुजा, यानी कि एक ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं जो है आपस में बराबर हो, तो उसको बोलेंगे क्या हम, समबाहु त्रिभुज। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक दिया हुआ है कि ए बी बी सी और सी ए क्या है, तीनों की जो है जो लंबाइयाँ हैं, तीनों की जो भुजा की जो लेंथ है वो क्या है, ए है, ए इकाई है। तो यहाँ पे क्या है, ये तीनों जो है आपस में बराबर है। तो इस तरह से हम ए बी सी त्रिभुज को क्या बोल सकते हैं, कि ये समबाहु त्रिभुज है। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो जैसे पहला दिया गया है क्या, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कैसे हम निकालेंगे। तो अलग अलग हमारे पास त्रिभुज है, तो तीनों का हम क्षेत्रफल अलग अलग तरीके से देखेंगे। पहला है हमारा विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये चीज हम पहले देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि चूंकि विषम बाहु त्रिभुज है, तो अलग अलग इसकी भुजाएं होंगी, ए बी और सी होंगी, तीनों का लेंथ जो है गिवन रहेगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो इस केस में जो है हमें हीरोन फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। हीरोन फॉर्मूला जो कि आपको क्लास 9th में पढ़ना है, हीरोन्स फॉर्मूला देखना है, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला, तो यही हमारा हीरोन्स फॉर्मूला यही है जो आपको यहाँ पे दिख पा रहा है। यही है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, एस माइनस सी। जहाँ पे एस क्या है आपका, तो एस जो है वो है अर्ध परिमाप है, ठीक है। अर्ध परिमिति ही बोल सकते हैं आप। अर्ध परिमिति कहने का मतलब है कि जो भुजाएं हैं उनका योग का आधा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, यदि इन तीनों की लेंथ है तो उन तीनों का सम बाई 2 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, अर्ध परिमिति मिल जाएगा। और यही जो है हमारा जो एस यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो ये एस है वो यही चीज़ है क्या, अर्ध परिमिति, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप कि विषम बाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालना हो तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, और ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे गिवन है। तो जब कभी भी आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और तीनों भुजाओं की लंबाइयां दी गई हो, तो आप ये हीरोन्स फॉर्मूला जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फॉर्मूला आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं कि समद्विबाहु का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं।
तो चूंकि समद्विबाहु है अर्थात दो भुजाएं जो है बराबर होंगी, और दोनों भुजाएं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों भुजाओं की लंबाइयाँ क्या है, ए और ए है, और एक जो तीसरा हमारा जो भुजा है उसकी लंबाई दी गई है क्या, बी, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम देखते हैं कि कैसे इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AD हमने क्या किया, एक लंब जो है AD हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ से AD जो है ये हमारा लंब हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, और BC जो है, BC पर जो है D पे वो मैच कर रहा है, D पे जो है वो मीट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, तो हमारा जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो आधार हमारे पास क्या है, यहाँ पे BC है, क्योंकि आधार क्या होता है, आधार वही होता है जिसपे जो है लंब जो है जिसपे स्थित होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आधार। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लंब हमारे पास क्या है, लंब है AD, तो आधार क्या हो जाएगा BC, तो BC हमारा क्या हो जाएगा, आधार। तो हम त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल लगाएं तो 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, तो 1/2 इंटू AD इंटू BC। तो चलिए, हमें AD जो है नहीं पता है, तो AD का मान निकालेंगे, और BC हमें पता है क्या, B। तो यहाँ से देख लीजिए, तो AD की जगह पे हमने यहाँ पे H रख दिया है, मान लेते हैं वो हाइट है तो H है, और चूंकि BC जो है हमें गिवन था क्या, B, यानी H का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यदि हम लंब स्क्वायर लिखना चाहें, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं क्या, आधार स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ से यदि हम कर्ण देखें तो कर्ण हमारा क्या है, A है, ठीक है। कर्ण क्या है, A स्क्वायर है, कर्ण स्क्वायर पूछ रहा है तो A स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि कर्ण हमारे पास क्या गिवन है, A है, कर्ण का लेंथ क्या है, A है। और आधार क्या है, तो आधार यहाँ से देख लीजिए आप, B/2 हो जाएगा। फिगर से यदि हम देखें तो इस त्रिभुज में यदि हम देखें क्या, ABD में देखें तो ये हमारा लंब हो जाएगा, तो AB जो है वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो रहा है, और ये जो BD है वो बेस हो जा रहा है, और H जो है वो AD है, लंबाई है। तो चूंकि ये पूरा B था और ये क्या है, बराबर हो रहा है, तो यहाँ से BD क्या हो जाएगा आपका, B/2 आ जाएगा। BD कितना आ जाएगा, B/2। यही रीजन है कि हमने यहाँ पे B/2 रखा है, और जो हमारा H था, हाइपोटेन्यूज जो है यहाँ पे इस त्रिभुज में जो हमारा कर्ण है वो क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो इसी चीज को हम यहाँ पे पुट कर दिया हमने, यहाँ पे H स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, यहाँ पे देखिए H स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, A स्क्वायर माइनस B/2 का होल स्क्वायर। तो इसको यदि हम पुट कर देंगे तो, और सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जब 4 हो जाएगा तो ये इधर जाएगा तो 4A स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 4A स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, B स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 4√। तो अब यहाँ से 4 का नीचे वाला जो 4 था इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट, और ऊपर वाले पे क्या है, स्क्वायर रूट एज इट इज है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्या कि हमारे पास जो है यहाँ पे मिल गया क्या, B/4 4A² माइनस B स्क्वायर। तो यही जो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ से A क्या है आपका, समझ लीजिए। B जो है हमारा क्या है, B जो है बेस था, जो एक इक्वल जो नहीं था ना, वही हमारा B क्या है, बेस था। B हमारा क्या है, बेस था, जो कि इक्वल नहीं था, यानी कि जो तीसरा जो था ना भुजा, वही है हमारा B है, बेस जिसको बोल सकते हैं आप। और A क्या है हमारा, तो A जो दोनों भुजाएं इक्वल थी ना उनका वो है, और B जो है वही हमारा क्या है, बेस है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, B/4 √4A² माइनस B स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं क्या कि समद्विबाहु, अब समद्विबाहु को हम निकाल लिए, तो अब चलते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। समबाहु है मतलब तीनों की भुजाएं जो है वो क्या है, बराबर है। तो हमने मान लिया कि तीनों भुजाएं कितनी हैं, तो A है, A, ठीक है, A इकाई है तीनों भुजाएं। तो अब यहाँ से क्या हुआ, ये लंब हमने ड्रॉ किया, तो जब लंब ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी, और चूंकि ये कितना था, A था, तो हाफ कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा कितना, A/2, और ये भी कितना हो गया, A/2। तो हाफ हाफ यहाँ से मिल गया हमें। तो चलिए अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे, AD की पहले AD निकाल लेते हैं। तो सेम जो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने किया वही काम यहाँ पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे A है, ये कर्ण हमारा, ठीक है, और ये कितना है, ये ऊंचाई हमें नहीं पता है, H जो है नहीं पता है, निकालना है हमें, और ये पता है A/2। तो यहाँ से हम यदि इसको निकालें तो पाइथागोरस लगाएंगे, तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो यानी कि A² माइनस A/2 का होल स्क्वायर हम करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए A² देख रहे हैं, यहाँ से A² माइनस A/2 का होल स्क्वायर किया गया है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देख लीजिए, A² माइनस A²/4 मिलेगा, A² माइनस A² /4, यानी कि कुल मिला के हमें मिल गया क्या,
3a² / 4 AD² मिल गया। तो हमें AD² नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, AD चाहिए। तो यदि AD हमें निकालना है तो AD क्या हो जाएगा, मिल जाएगा कितना, AD = √3a/2। क्लियर है। तो यानी कि हमें हाइट जो AD चाहिए था वो मिल गया है यहाँ पे। तब हम आसानी से अब जो हमारे पास त्रिभुज का फॉर्मूला है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा क्या, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी यहाँ पे ए साइड था हमारा तो a²। तो क्लियर है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हमसे कोई पूछे कि क्या होता है तो हम क्या बताएंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है √3/4 a²। क्लियर है। चलिए इसको भी ध्यान रखना है आपको, यदि फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है तो ये क्लियर है। और जब भी आपसे क्वेश्चन बनाना होगा समबाहु, आपको समबाहु त्रिभुज दिख जाएगा तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है वहां पे, बेहिचक ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है क्या कि त्रिभुजों के गुण क्या क्या होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। दो त्रिभुजों के समरूप होने के क्या क्या नियम है, हम इसको देख लेते हैं कि आखिर समरूप जो है, कोई दो त्रिभुज है तो उसके क्या क्या नियम है। तो समरूप, पहला चीज हम समरूप वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। समरूप यानी कि देखने में जो है एक जैसा होना चाहिए, यानी कि रूप जो है एक जैसा हो, साइज जो है वो छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो त्रिभुज हमें गिवन है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों जो है अलग अलग साइज है, दोनों एक छोटा दिख रहा है एक बड़ा दिख रहा है। ABC हमारा क्या है, बड़ा है, और PQR छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम समरूप होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया देख सकते हैं। तो पहला देखिए यहाँ पे दिखाया गया है क्या, कि यदि इनकी भुजाएं, जो भुजाएं थी AB BC और AC इसमें थी, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा AB था इसमें, देखिए जो AB इसमें था उसी के कॉरस्पॉन्डिंग है क्या, PQ, और जो BC है इसके कॉरस्पॉन्डिंग है QR, और AC है इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, PR है। तो यदि इन कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात यदि बराबर हो जाता है, देखिए 3 भुजाएं हैं यहाँ और 3 भुजाएं यहाँ, तो तीनों भुजाओं के जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर हो जाता है, तो उस केस में हम बोलेंगे क्या, कि ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो समरूप का जो एक सिंबल है वो हमारा ये कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं क्या, कि ABC समरूप PQR, यही सिंबल हमारा जो है समरूप का है। ठीक है, ये सिंबल हमारा क्या है, समरूप का सिंबल है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज जो है समरूप होती है। यदि संगत कोण भी बराबर हों तब भी जो है त्रिभुज क्या हो जाएंगी, समरूप हो जाएंगी। यानी यहां से देख लीजिए, संगत कोण कह रहा था, तो संगत कोण कहने का मतलब हो गया ये A के बराबर P है। ठीक है, यहां से A के बराबर क्या है, P हो रहा है, और B के बराबर जो है Q हो रहा है, और C के बराबर क्या हो रहा है, R हो रहा है। तो यहां से क्या हो जा रही है, ये तीनों यदि भुजाएं, तीनों जो कोण जो है वो बराबर हैं, तब जाके त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। और तीनों भुजाएं यदि हैं तब तो समरूप होना ही है, तो यहाँ तीनों भुजाएं भी दिया गया है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा कह रहा है क्या, कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण, यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तब भी त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, इसको जो है हम AA सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, कह रहा है क्या, कि दो कोण, यदि दो कोण भी है तो तीसरा कोण तो वैसे भी अल्टीमेटली इक्वल हो जाता है। तो दो कोण हम AA जो है सिमिलैरिटी का हमारा क्राइटेरिया है, उससे जो हम त्रिभुज को जो है समरूप दिखा सकते हैं, सिमिलर जो है दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे A देखिए, पहला त्रिभुज का जो है एंगल A जो है, जो एंगल A है हमारा वो P के बराबर है, और जो B है वो Q के बराबर है। तो इस तरह से जो है हम बोल सकते हैं क्या, कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो आपस में क्या है, सिमिलर है, समरूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्या, कि यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का युग्म अनुपातिक हो, यानी कि अनुपात में हो, दो भुजाएं हैं, ठीक है, और एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, ठीक है, अनुपातिक हो, और उनके बीच का जो कोण है, ठीक है, जो इंक्लूडेड एंगल हम लोग उसको बोल सकते हैं, जो मध्य अंतरित कोण हो वो समान होना चाहिए, वो बराबर हो, तब भी जो है त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो भुजाएं ली गई हैं, ठीक है, AB, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग है यहाँ पे PQ, फिर AC है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, PR है, और बीच का एंगल, ठीक है, बीच का एंगल, यानी आप यहाँ से देख सकते हैं क्या, कि जो ये एंगल है, तो ये एंगल जो है बीच का, इंक्लूडेड एंगल बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है, जो बीच का कोण जो है, बीच का जो एंगल है वो भी बराबर होना चाहिए, तब जाके त्रिभुज जो है समरूप हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, SAS का जो है सिमिलैरिटी का जो क्राइटेरिया है,
इस नाम से हम लोग जानते हैं, यानी बोलते हैं क्या कि एस से जो है दोनों त्रिभुज जो है वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया, समरूप हो गया। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है क्या कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए जो दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, जो उनका क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो कह रहा है क्या कि उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, जैसे यहां देखिए कि ए बी सी दिया है आपको, ए बी सी और पी क्यू आर दोनों का क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है, तो जो संगत भुजाएं हैं ना, जो संगत भुजाएं हैं उनके स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा, उनके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। साथ ही साथ ये भी आप देखेंगे जो उनकी ऊंचाई है, ठीक है, जो उनका लंब है, उस लंब की भी हम यहाँ पे लंब को भी देख सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए ए बी है, ए बी ए सी और बी सी, ये क्या है, भुजाएं हैं। वही हम बात करें यदि ए एम की, ये ए एम देखिए यहाँ से एम है ना, तो ये ए एम आपका क्या है, ऊंचाई है, उसी में यहाँ भी आपका ये भी आपका ऊंचाई है। तो वही चीजें कह रहे हैं क्या कि ये संगत भुजाओं के अनुपात के, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। साथ ही साथ जो उसकी ऊंचाई है, जो त्रिभुज की ऊंचाई है, जो हाइट है, उसके भी वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है, ये भी कंसेप्ट जो है काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है। इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है दिया जाता है एग्जाम में। आपको क्या किया जाएगा, दो साइड दे दिया जाएगा और एक एरिया दे दिया जाएगा और पूछ देगा कि निकालना है। तो पहला चीज़ तो आपको संगत चीज़ समझना है, और दूसरा क्या कि ये समरूप है कि नहीं, समरूप यदि है तो क्या क्या गिवन है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो है जो अननोन चीज़ है हम उसको निकाल सकते हैं यदि हमारे पास कंसेप्ट पता है तो ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं शीर्षलंब तथा परिमिति का अनुपात समान होता है। कह रहा है क्या, समरूप त्रिभुज है उसकी संगत जो भुजा होंगी, जो उसकी संगत भुजा होंगी, और साथ साथ कह रहा है क्या, शीर्षलंब और परिमिति, इन सब की जो अनुपात है वो भी क्या है, बराबर होते हैं। इस चीज को हमें समझना है। आइए समझते हैं। यहां पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है, पी क्यू आर है। यहाँ पे ए एम जो है आपका, इसका लंब है और इसका शीर्षलंब क्या है, पी एन है। तो यहाँ कह रहा है क्या कि जो भुजाएं होंगी वो जो है संगत भुजाओं का रेशियो जो है वो समान होगा यदि दोनों त्रिभुज समरूप है तो हमें ये दिया गया है क्या कि दोनों त्रिभुज समरूप है, अर्थात ए बी सी जो है वो समरूप है किसके, पी क्यू आर के। तो संगत भुजा, तो ए बी के संगत क्या हो जाएगा, देखिए ए बी का संगत जो है, ए बी का संगत है आपका यहाँ पे पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू लिख दिया गया यहाँ पे, फिर ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए एम अपॉन पी एन भी होगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा कि जो माध्यिका है या फिर बोल सकते हैं आप जो ऊंचाई है उनका अनुपात भी क्या होगा, सेम होगा। और अभी जो कहा जा रहा है क्या कि परिमिति का भी अनुपात सेम होगा, यानी जो त्रिभुज है उनका परिमाप का भी अनुपात सेम होगा। वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे स्पष्ट देख पा रहे हैं। तो ये आपका जो कंसेप्ट है इसको भी ध्यान रखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यदि चाहें तो। ठीक है दोस्तों, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे लिए और एग्जाम के व्यू से बिल्कुल मतलब इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। दो त्रिभुजों के सर्वांगसम होने के क्या नियम है, वो था समरूप होने का नियम। अब देखते हैं कि सर्वांगसम होने के क्या क्या नियम हो सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं यदि त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो, त्रिभुज की सभी भुजाएं यदि समान हो तो हम बोलेंगे क्या कि ये दोनों जो है क्या है, सर्वांगसम है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए बी जो है वो ए बी जो है बराबर है किसके, पी क्यू के, बी सी क्यू आर के, और ए सी जो है पी आर के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और यही आपका सर्वांगसम का सिंबल है। देखिए ये वाला आपका क्या है, ये सर्वांगसम का सिंबल है। ये वाला जो है वो सर्वांगसम का सिंबल है। ठीक है, दो यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, दो बराबर देंगे और एक जो है ये वाला सिंबल देंगे थोड़ा सा तिरछा वाला, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम का हो जाएगा। और यदि हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा क्या है, सिमिलर का है, यानी कि समरूप का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों के बराबर हो तथा दोनों त्रिभुज की एक भुजा भी बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी दो कोण होगा बराबर, एक दूसरे मतलब एक त्रिभुज के दो कोण और दूसरे त्रिभुज का दो कोण बराबर होगा, और यदि उनके बीच का जो भुजा है, जो बीच की जो भुजा है वो भी यदि बराबर हो जाती है तब हम इसको क्या बोलेंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। किससे हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ASA क्राइटेरिया से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तब भी वो क्या होगा, सर्वांगसम होगा। यानी दो भुजा, देखिए ये भुजा, फिर इसके संगत ये, फिर एक दूसरा ये, दूसरा ये, और फिर कह रहा है क्या, उनके अंतर्गत
कोण, यानी कि बीच का कोण, यानी हम बोल सकते हैं क्या, ये वाला कोण और फिर इधर ये वाला कोण यदि हो बराबर, तब क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज जो दोनों होंगे वो क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यदि समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और उसकी एक भुजा के बराबर हो तो ऐसे दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कह रहा है क्या कि कर्ण और एक भुजा, ठीक है, दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो ये हो जाएगा क्या, सर्वांगसम। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसको हम RHS से भी बोल सकते हैं कि RHS ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। देखिए R का मतलब हो गया राइट एंगल, H का मतलब होता है क्या, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, और S मतलब क्या हो गया, साइड। तो यहाँ बोल रहा था एक कर्ण हो और एक भुजा हो, यानी हाइपोटेन्यूस हो और साइड हो। और यहाँ पे चूंकि समकोण त्रिभुज है दोनों, तो समकोण होगा तो दोनों में क्या होगा, राइट एंगल होगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि दोनों में क्या है, राइट एंगल है ना। तो राइट एंगल हो गया, R हो गया, देखिए R हो गया, ये हमारा H है दोनों, और ये क्या हो गया हमारा S हो गया, ये वाला। ठीक है, ये वाला हमारा S है। तो RHS से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं कि किस त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा को समद्विभाजित करते हुए खींची गई रेखा को माध्यिका कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि कोई एक त्रिभुज है और उसका शीर्ष, एक शीर्ष से जो है सामने वाली भुजा को जो है बांट दे, जो दो भागों में, सामने वाली भुजा को दो भागों में काट दे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, माध्यिका। यानी यदि हम कह सकते हैं यदि AD यदि माध्यिका है तो वो BC को दो बराबर भागों में विभाजित करेगी, यानी BD और CD जो है क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ यदि हम इस फिगर में देखें, इस फिगर में यदि देखें हम, यदि BE यदि हमारी माध्यिका है यानी मीडियन है तो AC को जो है दो भागों में विभाजित करेगी, अर्थात AE बराबर क्या हो जाएगा, EC। उसी तरह से यदि CF जो हमारा यदि माध्यिका है तो वो क्या करेगी, FB और AF को दोनों क्या करेगी, विभाजित करेगी, बराबर होंगे दोनों, मतलब AF और FB जो है दोनों वो क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। माध्यिका का प्रतिच्छेदन बिंदु। देखिए माध्यिका है, अब एक त्रिभुज की तीन माध्यिकाएं हो सकती है, तो तीन माध्यिकाओं को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, और तीनों माध्यिकाएं जो है O पर प्रतिच्छेद कर रही है, O पर मिल रही है। ठीक है, तो अब एक साथ मिल रही है, तो एक चीज़ यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि ये कंडीशन हम लिख सकते हैं, यानी कि जो AO है, देख लीजिए जो AO है, जो यहाँ पे AO, ये वाला AO है, ठीक है, तो ये जो होगा और ये जो OD होगा, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो 2:1 का होता है। ठीक है, यानी ये हमारा CO जो होगा और OF होगा ये भी 2:1 होगा, BO और OE ये भी 2:1 होगा। यानी माध्यिका जो है, जो केंद्र पर एक जो माध्यिका जहाँ पे मिलती हैं, तीन माध्यिकाएं हैं वो मिलती हैं, तो उस तरह से जो उनका अनुपात होता है वो 2:1 का रेशियो का अनुपात होता है। 2:1 में वो जो माध्यिका होती है वो विभाजित होती है, जो हमारा बिंदु मिलता है उस पर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसका भी यूज जो है बहुत बार देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंब केंद्र क्या होता है। तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने की भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु जो है वो कहलाता है क्या, लंब केंद्र। यानी कि जो शीर्ष है वहां से क्या करना है आपको, जो सामने वाली जो भुजा है उस पर लंब ड्रॉ करना है, तीन जो है लंब ड्रॉ करना है, और जहां पे मिलेंगी वो, जैसे हमने यहाँ पे O बोल दिया, ठीक है, इसको जैसे हमने यहाँ पे O ले लिया है नाम, तो ये जो है क्या है, लंब केंद्र यही होगा। ABC का जो लंब केंद्र है वो O है। तो ये ध्यान क्या रखना है हमें, क्या कि बस जो है यहाँ पे जो भुजा जो हम डाल रहे हैं, जो सामने वाली शीर्ष है उससे यदि हम जो भुजा पर जो लंब डाल रहे हैं वो लंब हमारा क्या हो, लंब होना चाहिए, यहाँ पे लंब हो, जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं वो लंब हो, इस पे जैसे लंब हो जाएगा। तो तीनों यदि भुजाओं पे हम डाल दें और जहाँ पे मिल जाएगा उसी को बोलेंगे हम क्या, लंब केंद्र। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि परिकेंद्र क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। जो लंबार्धक है मतलब क्या है कि एक तरह से आप बोल सकते हैं क्या कि साइड बाइसेक्टर। ठीक है, जो ये जैसे BC है तो इसको हमने क्या किया, दो बराबर हिस्सों में बांटना है हमें। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन से हम लोग करते थे ना ऐसे, ठीक है, ऐसे करते थे, तो इस तरह से यहाँ पे जो कट करेंगे ना हम, तो ये जहाँ पे मिलेगा ये लंब होना चाहिए और दो इक्वल ये बराबर भी होना चाहिए। इसी तरह से यदि हम तीनों भुजाओं को करें, तीनों भुजाओं का यदि हम लंब समद्विभाजक कर दें तो यही हमारा क्या करेगा, यही जहाँ पे मिलेगा O, यही हमारा क्या हो जाएगा, परिकेंद्र हो जाएगा। ठीक है, यही परिकेंद्र है। और यदि हम चाहें तो इसको जो है एक ड्रॉ कर सकते हैं हम, क्या परिवृत्त भी इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए देखिए ड्रॉ करते हैं, ये हमारा हो जाएगा क्या, परिवृत्त।
क्योंकि एक जो ये है इसके चारों ओर हमने क्या कर दिया, एक ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक त्रिभुज ड्रॉ कर दिया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, परिवृत्त हो जाएगा, जिसमें हमारा ओ ए, ये देखिए ओ ए, ओ बी और ओ सी क्या होता है, बराबर होता है, तो यही तीनों क्या हो जाएगा, ये रेडियस भी हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा इस वृत्त का, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, परिवृत्त बोलते हैं, और इस ओ को क्या बोलेंगे, परिकेंद्र, और जो ओ ए है वो हमारा परिवृत्त की जो है त्रिज्या हो जाएगी, ओ ए, ओ बी और ओ सी ये तीनों बराबर होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी लिख दिया गया है क्या, कि जो ओ ए, ओ बी और ओ सी जो होगी वो क्या होगी, बराबर होंगी। परिवृत्त की त्रिज्या यहाँ पे समझा दी गई, हमने ऊपर बता दिया है कि ओ ए, ओ बी और ओ सी यही हमारी क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या है, यानी हम इसको बोल सकते हैं क्या, यदि हम आर मानते हैं तो ये परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही था हमारा परिवृत्त, हमने ऊपर ड्रॉ करके आपको दिखा दिया है, जो एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को बाहर से जो है टच करे, बाहर से जो है तीनों भुजाओं से होकर के वो जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, परिवृत्त। अब देखते हैं अंतः केंद्र क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज के कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। कह रहा है क्या, कोण अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी जो एंगल्स है ना, जो ये जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो एंगल्स हैं, ठीक है, इन एंगल्स को जो है एंगल का बाइसेक्ट करना है, यानी एंगल को जो है दो इक्वल बराबर भागों में बांटना है। जैसे ये एंगल है, इसको जो है दो इक्वल में बांट दिया गया, ऐसा हो गया, फिर इसको बांट दिया गया, फिर इसको बांट दिया गया, तो जहाँ पे मिलेंगी ना उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, अंतः केंद्र बोलेंगे। ठीक है, इसी को बोलेंगे क्या, अंतः केंद्र, और इसको अंतः केंद्र बोलते हैं। तो यानी जैसे हमने ऊपर परिकेंद्र बोला और ये अंतः केंद्र है, तो यानी कि यहाँ भी हम एक अंतः वृत्त जो है ड्रॉ कर सकते हैं, अंतः वृत्त हम एक ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि अंतः वृत्त हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से हम अंतः वृत्त एक ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा ठीक नहीं हुआ थोड़ा, यहाँ देखिए ये आपका अंतः वृत्त है, और उसी तरह से हमने परिवृत्त ड्रॉ किया था, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से हमारा परिवृत्त था। ठीक है, तो ये एक अंतः वृत्त हो गया, जो आपको यहाँ पे जो अंदर वाला दिख रहा है, ये अंदर वाला जो है वो अंतः वृत्त है, और जो बाहर वाला है वो है हमारा क्या, परिवृत्त है, ये वाला परिवृत्त है। तो परिकेंद्र हो गया हमारा क्या, ओ ए हो जाएगा परिकेंद्र, और यहाँ पे जो ओ ई है, ठीक है, ये जो है वो अंतः केंद्र हो जाएगा, अंतः त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, ओ ई जो है अंतः त्रिज्या, और ओ ए जो है वो परित्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि परिवृत्त है और ये अंतः वृत्त है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये चीज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप सभी को समझ में आया होगा, और जहाँ भी समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो कैसा बन रहा है, कैसा लग रहा है आपको, इसका लुक्स कैसा लग रहा है, हमारे समझाने का जो तरीका है वो कैसा लग रहा है, सारी चीज़ें जो है आपको कहीं पे भी आप सजेशन करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, आपको दिक्कत लग रही है, आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, किसी भी तरह का आपको दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं जो है सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। एक बार फिर से दोस्तों, जो लोग नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर अगला नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने देखा कि टोटल जो है एक त्रिभुज में क्या क्या कंसेप्ट्स हैं जो हमें क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगी। तो ये सारा चीज़ हमने एक कंप्लीट वीडियो जो है, इस वीडियो में जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिया है। चलिए हम लोग आएंगे अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।